हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। तो दोस्तों एमसीक्यू सीरीज जारी है और इस बार भी जो लास्ट टाइम जो सेशन करवाया था फाइनल अकाउंट्स पे उसी के एमसीक्यूज लेके आया हूं। पहले भी बताया था मैंने और कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ रहा था कि कुछ बच्चों ने लिखा था कि ये थोड़े बेसिक्स हैं तो थोड़े ज्यादा मतलब मॉडरेट टू टफ तरह के एमसीक्यूज जो है वो लेके आऊँ। तो आज उसी तरह के एमसीक्यूज लेके आया हूँ। तो चलिए आज का सेशन जो एमसीक्यूज क्या है वो देख लेते हैं। इससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट एमसीक्यू, इफ प्रीपेड वेजेस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस इट इज शोन इन। अगर प्रीपेड वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हैं तो इनको हम कहां पर शो करेंगे। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, जरा ध्यान से देखो क्योंकि इस चीज से आपके काफी सारे एमसीक्यूज निकल सकते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है। ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि जो ट्रायल बैलेंस उसके अंदर जो भी चीजें गिवन होती हैं, यहां पे कुछ भी चीजें गिवन हैं वो एक जगह पे आती हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट, या तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, या तो बैलेंस शीट। सबसे पहले ये दिमाग में बिठा लो कि सिर्फ एक जगह आती है। अब बात हो रही है प्रीपेड वेजेस, तो मैं इसके साथ बाकी चीजें भी आपको बता देता हूं। प्रीपेड वेजेस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हो। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ऐसे एक्सपेंस जो आपने एडवांस पे कर दिए, ठीक है, या फिर एक्रूड इनकम हो। एक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है। या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू तो हो गए लेकिन आपने पेमेंट नहीं की। या फिर अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब हो गया ऐसी इनकम जो आपको एडवांस हो गई है, आपने पैसा ले लिया लेकिन सर्विस अभी प्रोवाइड करना बाकी है। तो इनमें से कोई भी चीज अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर मिल रही है तो इसकी एक ही जगह है, वो है बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट में कहां ये दोनों चीजें, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, ये बैलेंस शीट में आएंगी लेकिन किस साइड, एसेट साइड। और ये दोनों चीजें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम ये भी बैलेंस शीट में आएंगी लेकिन कौन सी साइड में, लायबिलिटी साइड में। ये याद रखो। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। तो अब आते हैं जो हमारा एमसीक्यू था। तो क्या एमसीक्यू था, इफ प्रीपेड वेजेस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस इट इज शोन इन। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड वेजेस दी हैं तो इसको हम कहां शो करेंगे, आंखें बंद करके एसेट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग सैलरीज। देखिए अभी जो मैंने चार चीजें आपको बताई पिछली स्लाइड में, क्या क्या था उसमें, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और अनअर्न्ड इनकम्स। ये चारों चीजें आप किस अकाउंट में आती हैं, रियल में, पर्सनल में, नॉमिनल में, या नन ऑफ दिस। तो ये चारों चीजें पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है, आपको याद रखना है। क्या क्या चीजें, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अनअर्न्ड इनकम यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये सारी की सारी चीजें कौन से अकाउंट में आती हैं, पर्सनल अकाउंट में। और ज्यादा स्पेसिफिक जाना है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। क्लियर हो गया, चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, if the manager is entitled to a commission of 5% on profit before deducting his commission, he will get a commission of rupees blank छोड़िए जगह on a profit of rupees 8400। अगर मैनेजर की कमीशन प्रॉफिट का 5% है तो बताओ उसकी कमीशन कितनी होगी। यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, ये जो वर्ड है ना बिफोर, इसको याद रखना है। ठीक है, बताता हूं। सबसे पहले कमीशन कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट है 8400, इसका 5% कर लो। 5% करोगे आपको आंसर दिख जाएगा 420, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अब वर्ड बिफोर जो है उसके बारे में बता रहा हूं। जब भी वर्ड बिफोर आपको दिखे, ठीक है, याद रखना जिस अमाउंट पे भी कैलकुलेट करना है, जैसे 8400 पे सीधा परसेंटेज अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया। लेकिन अगर इसकी जगह वर्ड आफ्टर हो, इसकी पूरी साइंस में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना याद रखो, एक नंबर का एमसीक्यू आना है। तो जो भी अमाउंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज हो जाएगी। ठीक है, 100 प्लस परसेंटेज। फॉर एग्जांपल यहां 5% था तो नीचे 100 प्लस कितनी परसेंटेज थी, 5, तो 105 हो जाएगा। ये याद रखो, एसएमसीक्यूज एक और आने वाला है। तो ये वर्ड बिफोर याद रखो, बिफोर में सीधा 100 के साथ डिवाइड करेंगे और आफ्टर में जो परसेंटेज ऊपर है वो नीचे 100 में ऐड करके करेंगे, तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक ट्रायल बैलेंस में क्या इंफॉर्मेशन है, 15% बैंक लोन 40,000, बैंक लोन है 40,000 का, 15% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी हमें उस पर इंटरेस्ट देना है। और इंटरेस्ट कितना पे कर दिया, 4500। इंटरेस्ट डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिली,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कितना इंटरेस्ट डेबिट करेंगे। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इंटरेस्ट हमने दे दिया वो भी रिकॉर्ड किया जाता है और जो आउटस्टैंडिंग है वो भी रिकॉर्ड किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कितना इंटरेस्ट टोटल में, तो देखिए हमारे पास कितने का लोन है, 40,000 का, ठीक है। 40,000 का लोन पे हमें देना है 15% इंटरेस्ट, जो कि निकल के आएगा 6,000, जो कि हमारा आंसर भी है, ठीक है। लेकिन एक चीज और बता रहा हूं कि अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, ड्यू कितना है, तो कैसे निकालते, कितना इंटरेस्ट है 6,000, कितना हमने पे कर दिया 4,500, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है 1,500, ये क्या आता आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ठीक है 1,500। किस केस में ये आंसर होता, अगर यहां पूछा जाता है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, तब उस केस में हमारा आंसर ये रहता है 1,500। बट अभी पूछा कि इंटरेस्ट कितना डेबिट करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जितना दे दिया और जितना बैलेंस है यानी आउटस्टैंडिंग है वो पूरा ही लिखा जाता है, तो इसलिए पूरा का पूरा 6,000 इंटरेस्ट इसमें आएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन डेटर्स 2,400, कहता है एक ट्रायल बैलेंस में डेटर्स यानी जिनसे हमें पैसा लेना है वो 2,400 के हैं, बैड डेट्स यानी जो पैसा हमारा इरिकवरेबल है, जो रिकवर नहीं हुआ, वो 221 है, बैड डेट्स प्रोविजन 324, प्रोविजन मतलब हमने कितना सोचा था कि कितना पैसा हमारा डूब सकता है, कितना डूब सकता है, प्रोविजन कितना बनाया था 324, लेकिन असल में जो बैड डेट्स हुए, जो पैसा डूबा वो 221 है, यानी जितना हमने सोचा था उतना नहीं डूबा। फॉर क्रिएटिंग ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10% ऑन डेटर्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय, अगर हमें 10% प्रोविजन बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे। देखिए ध्यान से समझो इस चीज को, हमने प्रोविजन बनाया था 324 का, ठीक है, हमने प्रोविजन बनाया था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं बीडी, बैड डेट्स, कितने का प्रोविजन था 324 का, किस लिए बनाया था कि इसमें से अगर बैड डेट हुए तो इसमें से हम माइनस करेंगे। असल में बैड डेट्स कितने हुए 221, तो माइनस कर लो इसमें से जितने बैड डेट्स हमारे हो गए, जितने का प्रोविजन बनवाया था उसी में से माइनस करेंगे, तो कर लिया माइनस, तो 103 अभी भी हमारे पास प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है, बैलेंस प्रोविजन का 103 रुपए बचे हुए हैं। अब इसने कहा कि 10% प्रोविजन बनाना है, किसका, डेटर्स का, डेटर्स कितने हैं 2,400, अगर मैं यहाँ पे रफली बता रहा हूँ 2,400 का 10% प्रोविजन बनाऊं वो कितना आता है 240, मुझे 240 रुपए प्रोविजन बनाना है, ऑलरेडी 103 रुपए प्रोविजन के पड़े हुए हैं, इसका मतलब मुझे बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस कितना बनाएंगे, 103 तो मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, 10 में से 3 गए 7, 3 1 137, मतलब मुझे अब प्रोविजन सिर्फ कितने का बनाना है 137 का, क्यों, क्योंकि 103 ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, 240 का टोटल बनाना था, तो आंसर क्या रहेगा इसका ए। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट इज ए ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वैसा ही क्वेश्चन है, बैड डेट्स 3,000 के, प्रोविजन हमने बनाया 5,000 का, कि हमने 5,000 का प्रोविजन बनाया था लेकिन असल में बैड डेट्स हुए 3,000 के, इसका मतलब 2,000 का प्रोविजन हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है। इट इज डिजायर टू मेंटेन ए प्रोविजन ऑफ 1,500, हमें प्रोविजन बनाना है 1,500 का, फॉर किसके लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए, द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखिए हमने प्रोविजन बनाया था 5,000 का, राइट, कि हमारा 5,000 हो सकता है बैड डेट्स हो, लेकिन असल में बैड डेट्स हुए सिर्फ 3,000, इसका मतलब 2,000 का प्रोविजन हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ठीक है, ये प्रोविजन, लेकिन अब ये कहता है कि 1,500 का प्रोविजन बनाना है, ऑलरेडी हमारे पास 2,000 का प्रोविजन है, अब ये कहता है 1,500 का, इसका मतलब एक तरह से हमें गेन हो रहा है। गेन कैसे हो रहा है कि हमें लग रहा था कि 2,000 का प्रोविजन, हमने 2,000 का प्रोविजन बना रखा था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि सिर्फ 1,500 तक के बैड डेट्स हमारे हो सकते हैं, 1,500 का पैसा 1,500 तक हमारा डूब सकता है, तो प्रोविजन हमने बनाना था 1,500 का, इसका मतलब हमें 500 की एडजस्टमेंट करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमें लगता था 2,000 डूबेगा, लेकिन असल में बाद में पता लगा नहीं 1,500 के डूबने के चांसेस हैं, इट मींस कि 500 रुपए हमारा एक तरह का गेन है, तो इस 500 को हम रिकॉर्ड करेंगे, और आपको पता है प्रॉफिट या गेन हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, तो आप देखो ये इसका आंसर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, ये आपको याद रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इज शोन इन, अगर हमने कोई इनकम अर्न की है, मतलब हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी लेकिन अभी तक वो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ, तो उसको हम कहां शो करेंगे। कोई भी ऐसा पैसा जो फ्यूचर में मिलने वाला है, कोई भी चीज अगर हमने सर्विस दे दी है लेकिन अभी तक वो पैसा हमें मिला नहीं, वो हमारी
एक्रूड इनकम या इनकम अर्न में आ जाएगा, और जो जो भी इनकम ऐसी जो हमने अर्न कर ली लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमें दिखाई देती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट नॉट ड्यू टिल द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स इज शोन इन। देखिए सबसे पहले ये समझिए बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड होता क्या है, शॉर्ट में समझाता हूं। सपोज करो मैं किसी को कोई चीज बेच रहा हूं और उसने मुझसे 2 महीने का टाइम लिया कि 2 महीने के बाद वो मुझे पेमेंट करेगा। अब मैं उससे एक बिल साइन करवा लेता हूं जिसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपके सिलेबस में नहीं है। शॉर्ट में एक डॉक्यूमेंट साइन करवा लेता हूं ताकि मेरा जो उसने जो जितनी गुड्स मैंने उसको बेची है वो पैसा मेरा सेफ रहे। तो मैं उससे एक बिल लिखवा लेता हूं जिसकी ड्यूरेशन 2 महीने के बाद है, मतलब वो मुझे 2 महीने के बाद पैसा देगा। अब वो बिल मैं बैंक से भी कैश करवा सकता हूं। मान लो वो बिल मैंने बैंक से कैश करवा लिया, बैंक क्या करेगा, 2 महीने के बाद उससे पैसा ले लेगा, बदले में मेरे से कुछ कमीशन ले लेगा। अब वो बिल्स जो बिल है मैंने बैंक से वो पैसा ले लिया हुआ है, अब वो मेरी एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कैसे बनेगी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, विच मे और मे नॉट राइज, जो लायबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी। कैसे, मैंने तो बैंक से पैसा ले लिया, बैंक को तो अभी वो पैसा लेना है। मान लो 2 महीने के बाद बैंक उस पर्सन से वो पैसा लेने जाता है और वो बंदा वो पैसा नहीं देता, देन मुझे वो पैसा बैंक को फिर से वापस करना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं होता ये मेरी क्या रहेगी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। ये भी आपको याद रखना है। और जितनी भी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होती हैं वो हमेशा बैलेंस शीट के फुटनोट में आती हैं। सो आंसर इज डी। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ए न्यू फर्म कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। एक फर्म ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को और उसने गुड्स खरीदी कितने की, 90,000 की। ठीक है, 90,000 की परचेज कर ली। ए सम ऑफ रुपीज 6,000 was spent on freight inward, यानी उसने उन गुड्स को खरीदी 90,000 की, 90,000 की, उस पर किराया भी दे दिया कितना, 6,000 का उनको लाने के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर द कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल अनसोल्ड, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो है, अनसोल्ड स्टॉक मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचा हुआ स्टॉक, उसकी वैल्यू 15,000 है, लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 12,000। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, साल की सेल कितनी है, 1,20,000 की। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है, सिंपल, सेल प्लस इसमें ऐड कर लो क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करना होता है इसमें से ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस करनी है इसमें से परचेजेस, और माइनस करना है इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि अभी फिलहाल फ्रेट इनवर्ड है। ठीक है, ये आप एक फॉर्मूला के तौर पे याद रखो, या आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी इसको कर सकते हो। साल अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है तो वैसे भी कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल इसको देख लेते हैं। सेल हमारे पास 1,20,000 की है। क्लोजिंग स्टॉक दो वैल्यू आपको दिख रही है, तो मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक को हम किस वैल्यू पे लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस विच एवरेज लेस, दोनों में से जो कम होगा। तो कम क्या है, 12,000, ये ले लिया। माइनस क्या करना, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है क्योंकि बिजनेस नया शुरू हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक इसमें है नहीं। परचेजेस कितने की थी, 90,000 की, जो गुड्स परचेज की वो भी माइनस कर दो। ये खर्चे हैं, सिंपल खर्चे माइनस कर देने हैं। फ्रेट इनवर्ड एक्सपेंस है, ये भी माइनस कर दो 6,000 का। तो ये सारा आप 1,32,000 हो गया, ये इसमें से माइनस कर दिया आपने, इन दोनों को टोटल करके माइनस कर दिया 96,000। तो जरा देख लेते हैं, 1,32,000 माइनस 96,000, तो ये 36,000 हमें आ रहा है, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, और 36,000 आंसर सी में हमें दिख रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स पेड बाय सोल ट्रेडर इज रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम टैक्स अगर सोल ट्रेडर इनकम टैक्स पे करता है तो हम कहां दिखाएंगे। देखिए इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल एक्सपेंस है, और जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो हम अपनी कैपिटल में से, यानी हमारी कैपिटल को कम करते हैं तो हमेशा कैपिटल में से माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लो। ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट गलत है, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, ऑन एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट नहीं, एज वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, कैपिटल में से उसको माइनस कर देते हैं, जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं। और इनकम टैक्स हमारा क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंस जो भी हो वो ड्राइंग्स में आता है, और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2018 फॉर 1 ईयर अप टू 30 सितंबर 2019। कितना रेंट है, 2400। ठीक है, तो गौर से देखो, 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 तक
जो रेंट दिया गया वो 2400 था, साल का, पूरे साल का 2400 रेंट, ठीक है। उसके बाद रेंट पेड ऑन 1 अक्टूबर 2018 से लेके, नॉट 2018, 2019 से लेके 30 सितंबर 2020 तक जो रेंट दिया गया वो था 3200 साल का। रेंट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019। हमें रेंट दिखाना है 31 दिसंबर 2019 का, यानी पूरे साल का, मतलब 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का रेंट हमें दिखाना है पूरे साल का। अब देखिए जरा ये वाली जो डेट है इसमें कितने महीने सितंबर के आ रहे हैं। देखिए 1 अक्टूबर 2018, हमें तो 2019 का देखना है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके 3 महीने छोड़ दो तो बाकी के जो 9 महीने वो 2019 के हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 2018 के आ गए। जनवरी से लेकर सितंबर तक 9 महीने जो है वो इसमें आ रहे हैं, किसके, 2019 के। तो अगर साल का रेंट 2400 है तो 9 महीने का रेंट कितना होगा, 2400 इंटू 9/12 कर दो, ठीक है, वो हो गया 1800। इसमें कितने महीने 2019 के आ रहे हैं, 1 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 3 महीने। तो साल का रेंट अगर 3200 था तो 3 महीने का कितना होगा, 3/12 कर लो, वो होगा 800। तो 18 और 8 2600, ये रेंट पूरे 2019 का बनेगा और 2600 हमारी ऑप्शन डी में। बस आपने देखना है इसमें कितने महीने 2019 के और इसमें कितने महीने 2019 के हैं। इसमें 9 महीने थे 2019 के, इसमें 3 महीने थे, तो 9 महीने का रेंट ले लिया, 3 महीने का रेंट ले लिया, दोनों को टोटल कर लिया, तो पूरे साल का हमें 2019 का रेंट दिख जाएगा। आई होप ये क्लियर है। एक्रूड इनकम इज, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, कोई भी इनकम जो आउटस्टैंडिंग है वो हमारा क्या है, वो हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाई देगा आपको। चलिए ये तो इजी था, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट से पहले हमारा नेट प्रॉफिट 1,80,000 का है। कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट के बाद हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा। चलिए जगह थोड़ी कम है, इसी में एडजस्ट करते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है, 1,80,000 का, ठीक है, 1,80,000 का हमारे पास नेट प्रॉफिट है। कहता आउटस्टैंडिंग सैलरी, अभी तक हमने 10,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पे करनी है। तो अगर हम ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हम ये 10,000 की सैलरी पे करेंगे तो बचेगा कितना, 1,70,000, ठीक है। और यहां पे लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड मतलब अगले साल की इंश्योरेंस, क्योंकि ये अगले साल का खर्चा है तो अगले साल के अकाउंट से पे किया जाएगा, तो हम इसको दोबारा से ऐड कर लेंगे क्योंकि अगले साल का एक्सपेंस है। तो अगर हमने ये माइनस किया तो उसको दोबारा से ऐड कर लेंगे। अगर आपने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है तो आपको ये चीजें पता होंगी। तो ये ऐड कर लेंगे तो 1,83,000 आफ्टर एडजस्टमेंट ये प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि हमारा ए पार्ट का आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इज 21,000। नेट प्रॉफिट एक फर्म का मैनेजर की कमीशन देने से पहले कितने का है, 21,000 का। आगे लिखा है इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन आफ्टर चार्जिंग। आपको याद है कि आज ही के एमसीक्यूज में दूसरा या तीसरा एमसीक्यू होगा, मैंने ये करवाया था और बिफोर आफ्टर का फर्क बताया था। तो मैनेजर की कमीशन निकालने 5% कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, हाउ मच मैनेजर विल गेट। तो मैंने कहा था बिफोर आफ्टर याद रखो, ज्यादा साइंस में जाने की जरूरत नहीं है। जिस अमाउंट पे आपको निकालनी है, कितने अमाउंट पे निकालनी है, प्रॉफिट है हमारे पास 21,000 का। जब भी मैंने कहा आफ्टरवर्ड आपको दिखेगा जो परसेंटेज ऊपर आपने लगानी है, कितनी परसेंटेज है यहाँ पे 5%, वो आपने नीचे 100 में ऐड कर देनी है। तो करोगे ऐड तो वो 1000 कहां पे, बी ऑप्शन में। बस ये बिफोर आफ्टर का याद रखो, इससे पहले वाले सेकंड थर्ड एमसीक्यू में मैं आपको समझा चुका हूं, तो ये आपको इस साइन से याद रखना, ज्यादा इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, 1 नंबर का एमसीक्यू आना है। क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज, हम क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे शो करते हैं, कॉस्ट प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ऐसा ही आज क्वेश्चन करवा चुका हूं जिसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट किया था। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम हो उस पे अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। आई होप ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो एमसीक्यूज के लेके आने वाला हूं वो है पार्टनरशिप। 2 या 3 सेशन में उसको जल्दी से समेटने की कोशिश करेंगे और फिर नए जो टॉपिक हैं उसके एमसीक्यूज में लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।